गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना क्वेश्चन सेशन रहेगा फंडामेंटल पे है एंड सब्जेक्ट वाइज आपसे जो भी अपने क्लासेज होंगी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सेशन डिस्कस करेंगे एंड जो आपके टॉपिक्स हो गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आपको भी काफ़ी मजा आएगा क्वेश्चन सेशन में, क्योंकि आप भी थ्योरी पढ़ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे अपनी क्लासेज हो चुकी हैं। सो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइंस से, जो कि आपके हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो उसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर इस क्वेश्चन सेशन से बाहर आपके किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब है आपके 4 ऑप्शन का राइट होना, मतलब कि 4 क्वेश्चन का राइट होना। सो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए एंड इस क्वेश्चन सेशन के अंदर अपने 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एंड हर क्वेश्चन का मार्क्स 1 मार्क्स है, ठीक है। सो इसकी PDF आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। सो जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8949678214, ये हमारे सपोर्टिव नंबर हैं। आपको यहाँ से जो भी जानकारी चाहिए मिल जाएगी, ठीक है। एंड वन मोर नंबर है 9649750810, ये भी व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पे भी आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट आ जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है एंड आपके आने वाले CRPF एंड एम्स दिल्ली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। सो ये मॉडल पेपर है आपके, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं क्लास को, आ जाएंगे बाकी स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है आज की क्लास के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द 5th वाइटल साइंस इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो देखिएगा क्या पूछना चाहे, 5th वाइटल साइंस पूछना चाह रहा है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आपको वाइटल साइंस पता होनी चाहिए। वाइटल साइंस कौन कौन से हैं? तो वाइटल साइंस के लिए जनरली सबको पता होता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP एंड देन 5th आता है आपका पेन एंड वन मोर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके वाइटल साइंस होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 5th वाइटल साइंस है उसको पेन माना जाता है, क्योंकि अगर आपसे यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ऑक्सीजन होता है एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है तो आपका राइट आंसर होता है ऑक्सीजन, लेकिन ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन नहीं है तो आप यहाँ पे राइट आंसर करोगे पेन को। सो पूछा है ऑप्शन के अंदर, देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है, मोटर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स टू पेन, देन वर्बल रेस्पॉन्स, प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट, ये सब आते हैं आपके 5th वाइटल साइंस के अंदर। लेकिन इनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इनके आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका आता है ये आता आपका राइट आंसर होगा रेस्पॉन्स टू पेन। पेन आपका हमेशा 5th वाइटल साइंस में कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए जो आ चुके हैं एंड लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है, एक शेयर एंड लाइक्स मांगा है, ठीक है ना गाइस, कोई आपसे पेमेंट नहीं मांगा है। तो जल्दी से नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेजुअली इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज। मतलब कि क्या पूछा है, ग्रेजुअली इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं कुस्मोल रेस्पिरेशन, इसे हम कहते हैं कुस्मोल रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ग्रेजुअली ना होके डायरेक्ट बोलता कि इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन तब तो हम जाते, देखिएगा ध्यान से सुना, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन तब तो हम जाते हाइपर वेंटिलेशन पे। लेकिन ऑप्शन में पूछा है ग्रेजुअली, स्लो 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो होता है, कहते हैं ना लेब्रियस ब्रीथिंग, लेबर वाली ब्रीथिंग, ठीक है। इसके अंदर एक और टर्म यूज करता है लेब्रियस ब्रीथिंग, जो देखने को मिलती हुई दिखती है कुस्मोल रेस्पिरेशन। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है कुस्मोल रेस्पिरेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, देखिएगा इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन मतलब डिक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, हाइपो वेंटिलेशन। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज डेप्थ विद रेगुलर एपनिया, इंक्रीज डेप्थ विद रेगुलर एपनिया, उसे हम कहते हैं चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनना, डेप्थ का मतलब होता है इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, डेप्थ का मतलब होता है इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। अब नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका 500 ml,
ठीक है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 500 ml। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद में हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। 4 ऑप्शन अपने समझ लिए हैं। एंड इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखें एंड क्लासेस आपके। एंड मुझे ये चाहिए कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, एक स्टूडेंट कम से कम 5 स्टूडेंट को ज्वाइन करेगा, ठीक है। अगर आप मुझे रेस्पेक्ट देते हैं एंड कुछ मानते हैं तो मुझे आपसे यही चाहिए कि एक स्टूडेंट मुझे 5 स्टूडेंट ला के देगा। आज से आपका यही वर्क है कि आपको कम से कम 5 स्टूडेंट को लाना है एंड डेली क्लासेस ज्वाइन करवानी है, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे आपको मजा आएगा एंड हमें भी मजा आएगा। ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज when the patient has less discomfort in breathing while standing। जब भी पेशेंट को ड्यूरिंग स्टैंडिंग पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो उसके लिए एक कॉमन वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। इन स्टैंडिंग पोजिशन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज नोन एज ऑर्थोपनिया एंड साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज नोन एज साइनोसिस एंड डिज्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसे हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, उसे हम कहते हैं डिस्निया। चाइनीज टॉक रेस्पिरेशन बता चुका हूँ। इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन विद रेगुलर एपनिया। एपनिया का मतलब होता है सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, उसे भी कहते हैं एपनिया। नॉर्मली जो एपनिया की ड्यूरेशन होती है वो भी सुन लीजिए, 10 to 15 सेकेंड नॉर्मली एपनिया की ड्यूरेशन होती है। ये सब आपका क्वेश्चन है एंड इसकी क्लासेस हो चुकी है, अपने अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। अपना क्वेश्चन सेशन चालू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, एंड आई एम श्योर यहाँ से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कोई ना कोई एग्जाम में, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत जूसी टॉपिक है एंड यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। नाउ रेस्पिरेशन रेट ऑफ हेल्दी पर्सन। तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिएगा रेस्पिरेशन रेट ऑफ नॉर्मल हेल्दी पर्सन के बारे में। तो जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। तो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप की बात कर ले तो सबसे पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी होती है। जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट न्यूबॉर्न में होती है। देन इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो होती है आपकी 20 से 40 ब्रीथ पर मिनट। देन लेट चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ, देन लेट चाइल्डहुड की बात करते हैं, उसकी जो आपकी रेट होती है 15 से 25 ब्रीथ पर मिनट। और जो एडल्ट की बात करते हैं हम, एडल्ट के अंदर वो होती है आपकी 12 से यानी कि 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। कई जगह इसको 12 से 16 भी देके रखता है, कंफ्यूज मत होना। 12 से 20 आपकी रेंज है, ठीक है, और ये 12 से 16 भी रेंज है। दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, एक ही होगा, क्योंकि जहाँ पे सिमिलरिटी की बात आती है वहाँ पे एग्जामिनर ऑप्शन नहीं देता है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन ही देता है। सो आपको इनमें से एक ही मिलेगा, ये आप नोट कर लेना, ये रेट एज के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा एडल्ट की बात हो रही है 12 से ब्रीथ पर मिनट। क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मली रेस्पिरेशन रेट इन हेल्दी पर्सन। तो 12 से 20 के अंदर कौन सी रेंज मैच कर रही है आपकी? 5 to 10 नहीं कर रही है, 10 to 15 नहीं कर रही है, 15 to 20 हाँ ये हमारी इस रेंज के अंदर आ रही है, 12 to 20 to 30 ये भी ऑप्शन गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ तक क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 इज सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर शॉर्ट पीरियड। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसको हम क्या कहते हैं? अगर हमारी ब्रीथिंग कुछ समय के लिए रुक जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये किसी पर्सन के अंदर चल रहा था इस तरीके से रेस्पिरेशन, लेकिन ये कुछ समय के लिए ऐसे कांस्टेंट हो गया एंड देन फिर से चल गया एंड ऐसे कांस्टेंट हो जाना, इस तरीके से कांस्टेंट होना, फिर चलना कांस्टेंट, फिर चलना कांस्टेंट,
इसी को हम क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो देखिएगा ऑप्शन आपका बी राइट होता है, डिज़निया डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। ब्रैडिपनिया का मतलब होता है नॉर्मली जो ब्रीथिंग होती है 12 से ब्रीथ पर मिनट लेस देन 10 होता है, उसे हम कहते हैं ब्रैडिपनिया। मोर देन 24 होता है, उसे हम कहते हैं टैकिपनिया, उसे हम कहते हैं टैकिपनिया। यहाँ तक क्लियर है ना? ये चारों टर्म्स आपके क्लियर हो गए, टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। ये फिक्स है और कुछ बुक्स में इसको लेस देन 12 भी दे के रखता है इस वाली वैल्यू को, एंड इसके अंदर मोर देन 20 भी दे के रखता है, तो ये भी आपका राइट है। ठीक है। Now question number 6 is what is the term used for normal respiration, rhythm and depth in? तो what is the term used for normal respiration, rhythm and depth in? तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल रिदम और नॉर्मल डेप्थ को क्या कहते हैं। तो जब जब नॉर्मली बात आती है तो उसे हम कहते हैं यूपनिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूपनिया। तो ध्यान रखना जिस वर्ड से पहले यू लग जाता है उसका मतलब होता है नॉर्मल, उसका मतलब होता है नॉर्मल। नाउ क्वेश्चन, और ये बाकी हम टर्मिनोलॉजी देख ही चुके, एपनिया क्या होता है, टैकिपनिया क्या होता है, ब्रैडिपनिया क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज साइट ऑफ पल्स यूज फॉर रूटीन असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस इन द एडल्ट। कि साइट ऑफ पल्स यूज फॉर रूटीन असेसमेंट, क्या पूछा, रूटीन असेसमेंट पूछा है, एंड पल्स की साइट पूछी है वाइटल साइंस, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, रूटीन असेसमेंट में। तो देखिएगा जब भी हम किसी पर्सन में रूटीन असेसमेंट करते हैं तो जो आपकी मोस्ट कॉमन पल्स यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन जो पल्स यूज करते हैं वो करते हैं आपके रेडियल पल्स। रेडियल पल्स मोस्ट कॉमन यूज की जाती है रूटीन असेसमेंट के अंदर। ठीक है। एपिकल पल्स होती है जो मोस्ट रिलायबल होती है, मोस्ट रिलायबल जो पल्स होती है वो आती है आपकी एपिकल, यूज इन नियोनेट। ठीक है, रिलायबल होती है एंड नियोनेट में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। जो ब्रेकियल पल्स होती है, ये जो ब्रेकियल पल्स होती है लेस देन 1 ईयर के बच्चों के अंदर सीपीआर के अंदर हम ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। एंड जो कैरोटिड पल्स होती है, कैरोटिड पल्स होती है मोर देन 8 ईयर के बाद के अंदर जो सीपीआर देते हैं जिन पर्सन में, उनके अंदर हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। ड्यूरेशन होता है 5 to 10 सेकेंड पल्स चेक करने का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? ठीक है ना? ये सारे ऑप्शन जो मैंने बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। एग्जाम में किसी भी एग्जाम में किसी भी गाइड से क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे भी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आपके गाइड से मिल जाएंगे आपको। लेकिन हम यहाँ पे विद रैशनल सॉल्व कर रहे हैं 4 ऑप्शन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज सूटेबल साइट टू चेक पल्स इन न्यूबॉर्न। देख लीजिएगा न्यूबॉर्न के अंदर सूटेबल साइट पूछी है, सूटेबल पूछे, एक्यूरेट पूछे, रिलायबल पूछे। रिलायबल पूछे, एक्यूरेट पूछे, सूटेबल पूछे, एंड मोस्ट ऑफ अभी मैंने बताया था एपिकल किन में यूज करते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर यूज करते हैं। न्यूबॉर्न किसे कहते हैं, 0 to 28 डेज के बेबी को हम न्यूबॉर्न कहते हैं। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा एपिकल पल्स। फीमोरल पल्स होती है जो 1 से 8 साल तक के बच्चों के अंदर हम फीमोरल पल्स यूज करते हैं सीपीआर देते वक्त, सीपीआर देने के लिए। ठीक है ना? एंड अगर आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर बीपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है तो आपकी फीमोरल पल्स होती है वो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट होती है बीपी लेने के लिए। ठीक है ना? सॉरी, ब्लड प्रेशर वो जो आपका ये हम चेक करते हैं ना, सर्कुलेशन चेक करने की बात कर रहा हूँ, नॉट बीपी के लिए, वो तो आपकी पॉपुलेटेड होती है। ठीक है ना? सॉरी दैट। नाउ कैरोटिड हमने पढ़ चुके हैं। पैडल पल्स होती है जो सबसे एंड पल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो पैडल पल्स कहलाती है। एंड पल्स होती है वो आपकी पैडल पल्स कहलाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडिकल पल्स इज द डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडिकल पल्स रेट इज कॉल्ड। एपिकल एंड रेडियल पल्स के डिफरेंस को क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो उसका ध्यान रखना, पल्स डिफिजिट हम उसे कहते हैं। पल्स डिफिजिट उसके लिए काम में लेते हैं, जो जिसे क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडिकल पल्स इज नोन एज पल्स डिफिजिट। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यहाँ तक अगर कोई डाउट्स हो तो बताइए मुझे। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में ध्यान रखना आपको, इसे हम कहते हैं पल्स डिफिजिट। एंड पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? तो पल्स प्रेशर के लिए भी बात ध्यान रख लीजिए। पल्स प्रेशर कहते हैं डिफरेंस बिटवीन
सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर। फॉर एग्जांपल के लिए 120 माइनस 80 इज इक्वल टू निकल के आता है 40, ये आपका क्या है पल्स प्रेशर है। ठीक है, ऑप्शन जो रेंज की बात करते हैं पल्स प्रेशर की 30 से 50 होता है, वो आपका पल्स प्रेशर की रेंज होती है। तो बताइए कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके यहाँ से, 1 2 3 और जो पल्स एम्पलीट्यूड होता है इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। एम्पलीट्यूड होता है कि जो पल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, मतलब कौन सी कंडीशन में पल्स क्या देखने को मिलते हैं। तो एम्पलीट्यूड देखो, इसके क्वेश्चन में यही कराता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही आएगा एम्पलीट्यूड से। तो एम्पलीट्यूड को डिवाइड करते हैं, 0 एम्पलीट्यूड, +1 +2 +3 +4। ठीक है, 0 एम्पलीट्यूड यूज करते हैं हम, वो जो 0 एम्पलीट्यूड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ पल्स। एब्सेंस ऑफ पल्स उसको हम कहते हैं 0 एम्पलीट्यूड। डेथ वाली कंडीशन में देखने को मिलती है आपकी थ्रीड पल्स देखने को मिलती है, वायर लाइक पल्स होती है वो आपकी +1, उसको देते हैं मार्क्स, जो कि 100% में देखी जाती है। एंड देन जो 2+ होता है वो वीक पल्स देखने को मिलती है, जिसके अंदर उसको हम 2 मार्किंग देते हैं। 2 पल्स उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। एंड जो 3+ देते हैं वो नॉर्मल पल्स के लिए देते हैं, एम्पलीट्यूड 3+। एंड जो 4+ होता है वो हाइपरवोलेमिया, बाउंडिंग पल्स को हम हाइपरवोलेमिया में देखते हैं, बाउंडिंग पल्स। बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को? नाउ ठीक है, ये ध्यान रखना है सब चीज़ें, क्वेश्चन नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखिएगा क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एंड प्रायोरिटी नर्सिंग एक्टिविटीज व्हेन ए नर्स आर गोइंग एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन। एक नर्स है जो डिजॉक्सिन देने जा रही है, तो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा डिजॉक्सिन देते समय। अब डिजॉक्सिन पता होता है कि डिजॉक्सिन होती है वो ब्रेडिकार्डिया करवाती है। डिजॉक्सिन क्या करवाती है, ब्रेडिकार्डिया करवाती है, ब्रेडिकार्डिया करवाती है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब कि मैं कह सकता हूँ एडल्ट के लिए लेस देन 60 बीट पर मिनट, उसे हम कह सकते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो देखिएगा ऐसे पर्सन जिनके अंदर ब्रेडिकार्डिया है ऑलरेडी, उन पर्सन के अंदर डिजॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो मैंने बोला था कि मोस्ट रिलायबल जो पल्स होती है आपकी एपाइकल पल्स होती है। मोस्ट जो रिलायबल पल्स होती है वो आपकी एपाइकल पल्स होती है। एंड एपिकल पल्स को आप जब जब डिजॉक्सिन देने जाओगे चेक करोगे, क्योंकि यही आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगी। एंड जो आपकी एपिकल पल्स को हम एडल्ट के अंदर जो चेक करते हैं वो आता है आपका 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। एंड जबकि चिल्ड्रन एंड न्यूबॉर्न के अंदर जो आपकी जो पल्स होती है इसको हम चेक करते हैं 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो एड्रेनालिन का जो डायरेक्ट इंजेक्शन लगता है आपके हार्ट में वो कौन से लेवल पे लगता है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये मिल सकता है आपको किसी न किसी एग्जाम में। तो एड्रेनल इंजेक्शन जो लगता है एड्रेनलिन का वो आपके 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है आप क्या चेक करोगे, एपाइकल पल्स चेक करोगे, ठीक है ना कि आप उसी की ना तो डिजॉक्सिन के XY डेट चेक करोगे। रेडियल पल्स मोस्ट कॉमन है लेकिन रिलायबल नहीं है, फीमोरल पल्स है वो भी आपकी रिलायबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो प्लीज़ क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड आप शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि और स्टूडेंट जुड़ जाएं। ठीक है, औरों को भी फ़ायदा लेने दीजिए, क्योंकि CRPF का एग्ज़ाम है, काफ़ी इजी एग्ज़ाम आएगा। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन नर्स पाल्पेट द रेडियल पल्स, कि रेडियल पल्स को पाल्पेट करने का ड्यूरेशन क्या है। अब इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट है। एंड इसका आंसर आप दोगे, बिल्कुल ईजी है, देख के दे सकते हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज द पेरिफेरल एंड डिस्टल एंड साइट ऑफ पल्स असेसमेंट। ठीक है, क्या पूछा है कि पेरिफेरल एंड डिस्टल एंड साइट ऑफ पल्स असेसमेंट कौन सी है। मतलब कि जो आपकी डिस्टल मतलब क्या कहते हैं, जो बॉडी से अवे होता है उसे हम कहते हैं डिस्टल। तो ध्यान से सुनना यहाँ के लिए, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि डिस्टल एंड पल्स कौन सी होती है, आपकी डोर्सल पेडिस जो आपकी पेडल पल्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल पल्स कहते हैं। सो इसकी अगर आपको प्रॉपर साइट पूछ रहे तो आप राइट आंसर करना मीडियन एस्पेक्ट ऑफ फुट in line of toy,
मतलब कि जहाँ पे हम शूज लेस बांधते हैं ना, अपने शूज की जो लेस बांधते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वहीं पे जो आपकी ये पल्स प्रेजेंट होती है। पालपेट करके देख सकते हो, आपका पैर आपके पास ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप पालपेट करके देख सकते हो, डोर्सल पेडिस वो क्या कहते हैं, आपकी एंड पल्स कहलाती है। समटाइम्स ये पल्स होती है जो डिसअपियर देखने को मिलती है, तो उसे हम नॉर्मली इंडिकेट करते हैं, क्योंकि एडिमा की वजह से ये आपको फील नहीं हो सकती है। सो ये भी अभी क्वेश्चन आएगा। एंड यहाँ के लिए एक क्वेश्चन और करेक्ट कर लीजिए, जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है उसकी साइड कहाँ से है, मतलब आपको कहाँ पालपेट करने को मिलेगी, तो बिहाइंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की बात कर रहा हूँ, बिहाइंड द मीडियन मेलियस, बिहाइंड द मीडियन मेलियस। एंड ये क्वेश्चन पूछ चुका है ESIC 2012 एंड दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली वाली ESIC में पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। बाकी की पल्स की हम बात कर चुके हैं। पोप्लिटल पल्स होती है जस्ट बिहाइंड द नी आपको देखने को मिलती है, ओके। तो नाउ 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज what is the site of pulse are absent when a patient is admitted but that are known as normal। कि क्या पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ पल्स, ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे पल्स एब्सेंट होती है और जिसको हम नॉर्मल मानते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि जो पेडल पल्स होती है ड्यू टू एडिमा की वजह से आपको एब्सेंट देखने को मिल सकती है, ड्यू टू एडिमा की वजह से आपको एब्सेंट देखने को मिल सकती है। तो इसको हम नॉर्मली मानते हैं, इसको नॉर्मली मानते हैं। पल्स तो होती है लेकिन समटाइम एडिमा देखने को मिलता है जिसकी वजह से एब्सेंट देखने को मिलती है। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स व्हेन ए पेशेंट कम इन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ यूनिट एंड ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स फील डायक्रोटिक पल्स, नर्स फील डायक्रोटिक पल्स। तो देखिएगा क्या पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले डायक्रोटिक पल्स का मतलब क्या होता है कि टू सेंसेशन ऑफ हार्ट, क्या टू सेंसेशन ऑफ हार्ट, मतलब कि दो सेंसेशन देखने को मिलते हैं किसकी वजह से, जब अपना ध्यान देखो हिंदी में कहता हूँ, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल तो वहाँ से आपकी हार्ट बीट तो एक ही होती है लेकिन आपको दो सेंसेशन देखने को मिलते हैं रेडियल आर्टरी के अंदर। जब आप रेडियल आर्टरी को फील करते हो तो आपको वहाँ पे दो पल्स फील होते हैं, मतलब कि वन टाइम में टू पल्सेशन फील होते हैं, उससे हम कहते हैं डायक्रोटिक पल्स। एंड ये कंडीशन नॉर्मली प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उनके अंदर देखने को मिलती है, जो उनके बेबी होती है एक तो उसकी वजह से, एक मैटरनल हार्ट रेट की वजह से। सो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पल्स चेक करते हैं, रेडियल पल्स चेक करते हैं इसको चेक करने के लिए, एंड ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बाकी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एपनिया। अब देखिए ऊपर भी बताया था भी मैंने व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एपनिया। तो एपनिया की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है अभी जस्ट डिस्कस किया था, तो आपकी 10 to 15 सेकेंड होती है, सॉरी 5 to 10 सेकेंड होती है एपनिया की जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है, 5 to 10 सेकेंड। एंड अगर आपको देखो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ध्यान रखना, नहीं बिल्कुल सही है, 10 to 15 सेकेंड है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग तो इसे माना जाता है 20 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड, WHO के अकॉर्डिंग इसे 20 सेकेंड माना जाता है कि इनिशियली इन चिल्ड्रन। तो आप बताना 20 सेकेंड। और अगर आपसे पूछ ले नॉर्मल ड्यूरेशन, हाँ ये मैं बता रहा हूँ जो 5 to 10 सेकेंड होता है ये सक्शन का होता है, ये सक्शन का डेटा है कि सक्शन कितनी देर करना चाहिए, कि 5 to 10 सेकेंड नॉर्मली हमें सक्शन करना चाहिए। एंड मैक्सिमम हम जो करते हैं 15 सेकेंड तक सक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम बताया 15 सेकेंड, ये सक्शन का डाटा है, ठीक है, ये सक्शन का डाटा है। एंड जो एपनिया का डाटा है मतलब कि टेम्परेरी सीजन ऑफ ब्रीथिंग, हाँ उसे हम कहते हैं एपनिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द नर्स टू द पेशेंट फॉर इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, टेक अ ब्रीथ एंड एक्सेल, ये करना चाहिए, टेक डीप ब्रीथ एंड एक्सेल, टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड, इनहेल एंड एक्सेल। अब इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। तो क्या करना चाहिए, ये रेस्पिरेटरी मसल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। व्हाट ड्यूरिंग टेकिंग बीपी
ड्यूरिंग टेकिंग बीपी एट अपर आर्म चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप विल बी पुट ऑन विच आर्टरी। अब सर को आपने बताया था कि जो मोस्ट कॉमन जो हम पल्स यूज करते हैं बीपी चेक करने के लिए वो हम यूज करते हैं ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स यूज करते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंटी क्यूबाइटल फोसा के अबोव प्रेजेंट होती है, एंटी क्यूबाइटल फोसा पे वहाँ आपको फाउंड होती है। सो ब्रेकियल पल्स आपकी राइट आंसर होगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसने पूछा स्टेथोस्कोप को कहाँ प्लेस करेंगे, जो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला पीस है, चेस्ट पीस कहते हैं उससे, उसको कहाँ प्लेस करेंगे, तो आप ब्रेकियल पल्स पे प्लेस करोगे। ये इसकी कॉमन पल्स यूज होती है ड्यूरिंग बीपी मेजरिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, all the following are applied during measurement of blood pressure, all the following are applied during measurement of blood pressure। तो देखना क्या पूछना चाहता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट कीप एट द लेवल ऑफ हार्ट, अगर लेवल के हार्ट पे नहीं रखोगे तो फॉल्स बीपी देखने को मिलेगी, अगर बिलो रखोगे तो आपको बीपी हाई देखने को मिलेगी, अबोव रखोगे तो लो देखने को मिलेगी। तो ये भी सही है, इसको हार्ट के लेवल पे रखना चाहिए। रिकॉर्ड आई लेवल मेजरमेंट, उसको आई लेवल पे जो मर्क्यूरी होती है उसको आई लेवल पे रखना है आपको, सही है। बीपी कप अप्लाई 2 सेंटीमीटर अबोव ब्रेकियल आर्टरी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 2.5 से 5 सेंटीमीटर उसको अबोव अप्लाई करते हैं बीपी कफ को, ठीक है। चेक मर्क्यूरी ऑन 0 लेवल इन मैनोमीटर बिफोर इन्फ्लेट द बीपी कफ एंड मैक्सिमम रीडिंग कितनी होती है, 300 mm ऑफ Hg, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो 0 लेवल पे भी होनी चाहिए। तो देखिएगा इस ऑप्शन में मैंने जानबूझ के 5 ऑप्शन डाले हैं, सो ताकि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आपका राइट आंसर होता है ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका, इफ ए ब्लड प्रेशर कफ इज टू नैरो एंड व्रैप टू लूजली द ब्लड प्रेशर रीडिंग, ठीक है। तो क्या पूछना चाह रहा है कि देखो अगर ब्लड प्रेशर जो कफ है, जो बीपी कफ होता है, अगर या तो उसको नैरो मतलब ज़्यादा नैरो बांध दिया हो और लूज बांध दिया हो। नैरो बीपी तो ध्यान से सुनना, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको यहाँ पे 2-4 बातें। नैरो कफ, टाइट कफ एंड लूज कफ, ठीक है। नैरो कफ, टाइट कफ एंड लूज कफ, यहाँ पे आपको बीपी देखने को मिलते हैं इन सब कंडीशन के अंदर, फॉल्स बीपी एंड हाई बीपी, ठीक है। ये ध्यान रखना, नैरो, टाइट और लूज कफ की जहाँ बात आ जाए वहाँ पे हाई बीपी देखने को मिलती है। और अगर बीपी कफ वाइड बांध रखा है आपने, वाइड बीपी कफ बांध रखा है, तो वहाँ पे देखने को मिलती है लो बीपी। कौन सा वाला, वाइड बीपी कफ है, वाइड कफ है, तो वहाँ पे देखने को मिलती है आपको लो बीपी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये इंपॉर्टेंट है। सो देखो ऑप्शन में क्या देखा है, फॉल्स लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन, ये तो गलत है। फॉल्स हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन, ये सही है, ठीक है। एंड डिफिकल्टी टू हियर, ये भी कोई मतलब नहीं है। मफ्ड साउंड तो डायस्टोलिक साउंड होती है। ऑस्कल एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पैग्मो मैनोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके MPCHO के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्पैग्मो मैनोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। तो सैमुअल सिगफ्रिड कॉल रिटर ने 1881 के अंदर स्पैग्मो मैनोमीटर को डिस्कवर किया था। सो ये तो आता है आपका स्पैग्मो मैनोमीटर के लिए। एंड ये गैलीलियो गैली ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आपका जो ग्लास थर्मोमीटर है, जो थर्मोमीटर है, नॉट ग्लास, जो थर्मोमीटर है इसको डिस्कवर किया था। एंड इन्होंने आपके जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप, इसको डिस्कवर किया। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन राइट होते हैं। थर्मोमीटर को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। और दूसरा आता है आपके जो स्टेथोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, एंड स्पैग्मो मैनोमीटर या बीपी इंस्ट्रूमेंट को किसने डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो इनको नोट करना आप तीनों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मोमीटर इंसर्टेड इनटू रेक्टम व्हाइल रेक्टल टेम्परेचर, ये मैंने पहले वाली भी टेस्ट सीरीज में डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। एक तरीका होता है याद करने का, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन एडल्ट, ठीक है। न्यूबॉर्न के अंदर 0.5 इंच इंसर्ट करते हैं,
ठीक है, 1 इंच चिल्ड्रन के अंदर एंड 1.5 इंच एडल्ट के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है, एज मेंशन नहीं कर रखी है तो एडल्ट मान के चलेंगे। थर्मोमीटर इंसर्टेड इनटू रेक्टम व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर, तो बताओ कितना राइट आंसर, बताओ आप बताओ इसका राइट आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि बता दिया है मैंने एज मेंशन नहीं कर रखी है तो क्या करेंगे, एडल्ट काउंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप बता दोगे, मुझे पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, वाट स्टेज कोड फास्टिजियम, वाट स्टेज कोड है ना कि कोड है, वाट स्टेज कोड फास्टिजियम इनटू पेशेंट विद फीवर। एक पर्सन है जिसके अंदर फास्टिजियम को, जो फीवर वाले पेशेंट उसको फास्टिजियम को क्या बोलते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जो मैक्सिमम लेवल पे हो एंड वहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाए, हाईएस्ट टेम्परेचर एंड जाके कांस्टेंट हो जाए, उसको हम कहते हैं फास्टिजियम। इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, स्टेडियम, स्टेडियम भी कहते हैं इसको, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, टेम्परेचर स्लोली बिकम नॉर्मल, नो ये भी नहीं होगा, टेम्परेचर फास्टली बिकम नॉर्मल, ये तो आपका क्राइसिस में आ जाता है। ठीक है, अगर जिगजैग मैनर में होता है, ये जिगजैग मैनर में होता है तो इसको हम कहते हैं लाइसिस। ठीक है, ओके, तो ये आपके यहाँ पे राइट आंसर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फॉर नीट फ्रॉम फ़ारेनहाइट, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फ्रॉम फ़ारेनहाइट, तो ये पूछना चाह रहा है। सो देखिएगा इसके अंदर ये क्या पूछना चाह रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर की जो रीडिंग होती है, जनरली आप तो क्वेश्चन समझ लो, इसको छोड़ो, कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसके अंदर जो जनरली जो रीडिंग देखने को मिलती है वो कितनी होती है। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर जो रीडिंग होती है वो 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में पूछ ले तो 35 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस ये थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग होती है। या अगर पूछ ले कि रेंज ऑफ थर्मोमीटर, सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेंज ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है, तो वो क्या है 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड में। तो देखिएगा ऑप्शन मैच करो यहाँ पे 94 to 108, 96 to 108। तो पहले बात तो ये तो गलत निकालो पहले यहाँ से, फिर आपके पास बचते हैं 94 to 110, 96 to 110। यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर इनमें से कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ आप कौन से आंसर पे जाओगे, फिर इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, तो देखिएगा ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको लगे कि बेनिफिट है, अब बेनिफिट ज़्यादा में होता है या कम में होता है, एक बात बताओ मुझे। हाँ, रेंज ज़्यादा होगी या कम होगी, तो देखिए डिफरेंस ज़्यादा होगा ना तो फ़ायदा है, फिर ज़्यादा रीडिंग ले सकते हैं। तो देखिए 94 वाले में हम ज़्यादा रीडिंग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके टारगेट के अंदर क्वेश्चन दे रखा है और PR यादव में क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में अलग अलग दे रखा है, तो इसका ध्यान रखना आपको 94 to 110 पे जाना है, न कि 96 to 110 पे, ये गलत माना जाएगा आपका। सो आपको करना है 94 to 110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टेड थर्मोमीटर। तो ध्यान रखें थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए 3 सॉल्यूशन काम में लेते हैं, लाइजोल, सेवलॉन एंड डिटॉल। लिख लेना इनका फुल फॉर्म, लाइजोल, सेवलॉन एंड डिटॉल। जो लाइजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 1:40, सेवलॉन का होता है 1:20 एंड डिटॉल का होता है 1:40। LSD याद रखने का तरीका है LSD। ठीक है, लाइजोल, सेवलॉन एंड डिटॉल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसने क्या पूछा है, स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन डिसइंफेक्टेड थर्मोमीटर। तो बता दीजिए मुझे ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन इज बी। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये याद रखना इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 इज, एंड ये वाला किसका होगा, ये वाला या तो लाइजोल का होगा या डिटॉल का होगा, हाँ इनमें से 2 का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, रिलायबल तो यूज करते हैं रेक्टल के लिए, R से R याद रखना, रिलायबल पूछ ले, एक्यूरेट पूछ ले, ठीक है, तो रेक्टल हो गया। एंड जो आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट,
कन्वीनियंट सुविधाजनक और सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला एक्जिलरी होता है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर बच्चों में भी एक्जिलरी यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एंड जो आपको एक्यूरेट प्रोवाइड करवाएगा रेक्टल, मतलब कोर टेम्परेचर की बात आ जाए तो टिम्पेनिक एंड रेक्टल ही प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना। सो राइट आंसर क्या होगा रिलायबल के लिए, जल्दी से बताओ रिलायबल के लिए रेक्टल टेम्परेचर हम लेंगे। ठीक है, इंसर्ट कितना करते हैं बता चुका हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन सुन लो, ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी लेने की, जो आपका रेक्टल होता है उससे तो हम लेते हैं 1 to 2 मिनट, ओरल से लेते हैं 2 to 3 मिनट टेम्परेचर लेने के बता रहा हूँ, और एक्जिलरी से लेते हैं 3 to 5 मिनट। इस तरीके से याद रखना ROA। ठीक है, ये याद करने का तरीका है 1 to 2 मिनट, 2 to 3 मिनट। एग्जाम में कंफ्यूज लाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन पढ़ के आप तो ये साइड में लिख लिया करो कि हाँ ये ऐसा हो गया, फिर आप ऑप्शन छांटना शुरू करो। एंड ऑप्शन पूरे पढ़ना हो एग्जाम में, जब भी एग्जाम दो ऑप्शन पूरे पढ़ना, एंड इजी क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि वो गलत होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं आपके। ठीक है ना, आपको नेगेटिव नहीं करवानी है, ये ध्यान रखना। चाहे ऐसा कैसा भी एग्जाम हो, नेगेटिव नहीं होती है तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव नहीं करवानी है, आप पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। देखिएगा ध्यान से सुनना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। देखो सेंटीग्रेड का फॉर्मूला होता है, सेल्सियस में कन्वर्ट करने का होता है F-32 ब्रैकेट बंद करो 5/9। ठीक है, एंड फ़ारेनहाइट का होता है वो सुनना C × 9/5 ब्रैकेट बंद प्लस 32। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले होते हैं क्या निकालने के, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करने के। एक तो ये है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला, एंड सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करनी हो तो ये वाला। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में देखो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाला। तो देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे कहता है उसके अंदर रीडिंग रखते हैं तो आपका राइट आंसर निकल के आता है। यहाँ पे देखो सेल्सियस को ऐसे कैसे रहने दो, सेल्सियस। ठीक है, एफ के अंदर कितना रखें 104 माइनस 32 कर दो इंटू 5/9। तो जब आप इसे निकालोगे तो आपका निकल के आएगा राइट आंसर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे निकाल लेना, ये फॉर्मूले लिख लिए ना एग्जाम में जब भी आपके सामने से पूछे, 40 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 इज हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि क्या पूछना चाह रहा है कि कितनी देर के लिए एक पर्सन है जिसने क्या किया कोल्ड मिल्क लिया है एंड ओरल टेम्परेचर लेना चाहती है नर्स, तो कितनी देर उसे वेट करना होगा। जब भी कोई हॉट एंड कोल्ड बेवरेज यूज करता है तो उस कंडीशन में आपको 15 से 30 मिनट वेट करना है, 15 से 30 मिनट वेट करना है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे 15 मिनट, सेकंड प्रायोरिटी पे करना है 30 मिनट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे 15 मिनट पे जाना, सेकंड प्रायोरिटी 30 मिनट पे जाना। तो देखिए ऑप्शन में 5 to 10 मिनट गलत है, 10 to 20 मिनट में भी हो सकता है, 20 to 30 मिनट हो सकता है, 30 to 40 मिनट। तो देखिएगा आपकी जो रेंज यहाँ पे मैच कर रही है 15 to 30 मिनट, मतलब कि ये इसके अंदर आ रहा है आपका 20 वाला सी ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, हाइपर पायरेक्सिया कॉल्ड इफ बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन। तो देखिएगा हाइपर पायरेक्सिया, तो माइल्ड फीवर तो उसे कहते हैं जब आपका टेम्परेचर मोर देन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से हो, मोर देन 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसे हम कहते हैं माइल्ड फीवर। ठीक है, और अगर आपका टेम्परेचर मॉडरेट कब कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं कि 100 से लेके 103 तक आता है तो उसे हम कहते हैं मॉडरेट। ठीक है, एंड जो फीवर कहते हैं या हाई पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया की बात करो ना कि हाइपर पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया वो होता है आपका 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, मोर देन। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों टर्म क्लियर है ना, इनको लिख लेना। और अगर हाइपर पायरेक्सिया पूछे या हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया तो आप करना हमेशा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मोर देन 106 डिग्री पे बॉडी में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है सेल्स का। अगर इतने से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर इज 29, ये क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर इज 29,
द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लैक्चुएट फ्रॉम, फिर से सुनना, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लैक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल अबोव द नॉर्मल ड्यूरिंग 24 आवर्स पीरियड इज। ठीक है, मतलब कि क्या पूछना चाह रहे हैं कि 24 आवर्स पीरियड के अंदर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर के अंदर मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा होता है एंड टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल नहीं आता है, नॉर्मल पे नहीं आता है, इसके अंदर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो ज़्यादा रहेगा नॉर्मल से एंड नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आता है जो आपका नेक्स्ट आता है इंटरमिटेंट फीवर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर होता है वो आपका टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल एंड सब नॉर्मल टू हाईएस्ट लेवल। देखो नॉर्मल तो कितना होता है, रेंज की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर ध्यान रखना कि जो आपका 97.5 से लेके 99.5 होता है, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एंड अगर ये तो क्या होगी रेंज, एवरेज की बात कर ले तो आप करना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एंड अगर सब नॉर्मल टेम्परेचर पूछता है तो आप करना 95 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आपका सब नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है, तो आप करना 95 से 97 एंड जो नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज होती है 97.5 से 99.5 एंड एवरेज पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किसका है, ये ओरल का है। ठीक है, एक्जिलरी की बात आ जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस कम कर देना। ठीक है, और अगर जो फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम कर देना एंड रेक्टल आ जाए तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर देना, वे आपके निकल जाएंगे। ओरल को मिड में रखना आप। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पूछा है 30 के अंदर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड थोड़ा घुमा के पूछना चाहता है। लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स। तो देखिएगा एपिकल पल्स को फाइंड आउट करने का या चेक करने का तरीका क्या होता है कि 3 सेंटीमीटर लेटरल टू मिड स्टर्नम से 3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड के अंदर, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मिड स्टर्नम के अंदर, या फिर जस्ट बिलो निप्पल, या फिर मैं कह सकता हूँ मिड क्लेविकुलर लाइन, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड के अंदर, कौन से स्पेस पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। 5th इंटरकोस्टल स्पेस होना चाहिए, मिड क्लेविकुलर लाइन होनी चाहिए एंड लेफ्ट साइड होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपकी कौन सी मिलेगी, एपिकल पल्स मिलेगी एडल्ट के अंदर एंड बच्चों के अंदर मिलेगी 4th पे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो देखो ऑप्शन में 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन गलत है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन राइट है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन ये भी गलत है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन तो ये भी गलत है। ऑप्शन पूरे पढ़ना, चाहे से आपको पहले यहाँ पे मिल गया हो राइट आंसर, लेकिन पूरे ऑप्शन पढ़ना हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग, द काइंड ऑफ फीवर इज नोन एज। द काइंड ऑफ फीवर है, ये योवर नहीं है, काइंड ऑफ फीवर है, इसे सही करना, काइंड ऑफ फीवर है। ठीक है, काइंड ऑफ फीवर इज नोन एज। तो आप सुनिएगा, जनरली तो क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में तो उठते हैं तो अपना टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन जैसे जैसे हम वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी की जो BMR है वो इंक्रीज होती है। अब BMR इंक्रीज होने से इवनिंग के अंदर हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, चाहे आप मेजर करके देख लेना। लेकिन इस कंडीशन में इसने उल्टा बोला है कि जो मॉर्निंग में तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवनिंग में कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वर्स फीवर। ठीक है, उसे हम कहते हैं इन्वर्स फीवर एंड ये जनरली जो नाइट शिफ्ट में जो लोग ड्यूटी करते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जो नाइट शिफ्ट में जो लोग ड्यूटी करते हैं उनमें देखने को मिलता है इन्वर्स फीवर। ठीक है, एंड देखिए कि क्राइसिस का मतलब क्या होता है, डिफरवेंस का नाम सुना होगा, डिफरवेंस का नाम होता है डिक्लाइन बॉडी टेम्परेचर, डिक्लाइन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 2 तरीके से होता है, क्राइसिस एंड लाइसिस, क्राइसिस एंड लाइसिस। एक तो क्राइसिस होता है, एक लाइसिस होता है। सडन डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर तो उसे हम कहते हैं क्राइसिस, और अगर जिगजैग मैनर के अंदर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं लाइसिस। ठीक है, ये आपका क्लियर है यहाँ तक? ओके, एंड रिमिटेंट का मतलब बता ही चुका हूँ, मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर रहता है लेकिन कभी भी नॉर्मल नहीं आता है।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम रिमेन इन द लंग्स एंड एयरवे फॉलोइंग मैक्सिमम एक्सपायरिटी अपवर्ड इज नॉन एज। तो देखिएगा यहाँ पे क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन में ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो, मतलब कि आपने फुल एफर्ट के साथ आपने अपनी सांस बाहर निकाली, उसके बाद जो आपके लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम बच जाता है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम एंड उसका नॉर्मल अमाउंट होता है 1200 ml। ध्यान से सुनना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो आपके लंग्स में जो वॉल्यूम बच जाता है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 1200 ml। जबकि वाइटल कैपेसिटी कहते हैं कि आपका, देखो 3-4 वर्ड होते हैं, ध्यान से सुनते जाना सभी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक बार सारे वर्ड्स। टाइडल वॉल्यूम तो होता है आपका 500 ml, मतलब कि एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में आप 500 ml एयर इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिर आता है आपका टाइडल वॉल्यूम के बाद में आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जब आप नॉर्मली तो आपने 500 ml तो ली इनहेल किया, लेकिन उसके बाद आप फोर्सफुली और एयर इनहेल करते हो, तो वो होती है आपकी 3300 ml। ये होती है आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि आपके इनहेल करने के बाद आपने एक्स्ट्रा एयर कितनी इनहेल की, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर मैं इसके लिए लैंग्वेज यूज करना चाहूँ, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में भी सुन लीजिए कि आपने एक्सहेल तो किया, नॉर्मली आपने 500 ml भी निकाल दिया एक्सहेल, लेकिन जब फोर्सफुली आप निकालते हो, एक्सहेल निकालते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका 1000 ml। एंड फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो आपके लंग्स के अंदर जो बच जाता है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो आता है आपका 1200 ml, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। एंड वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं, अब इसे सुन लीजिए आप, वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वाइटल कैपेसिटी के अंदर आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इन सब को मिला के। तो देखो 3300 ml तो होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी क्लास होगी अपने एनाटॉमी में, अभी के लिए समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, एनाटॉमी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा ये होते क्या हैं। टाइडल वॉल्यूम अभी तो सुनते जाओ जिनको समझ आ रहा है, 500 ml, एंड ये होता है आपका 1000 ml। तो काउंट करो, गिन के बताओ मुझे कितना हुआ, 4800 ml। तो वाइटल कैपेसिटी जनरली कितनी होती है, 4800 ml आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर, इसके अंदर अगर आप रेसिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर देते हो तो उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 ml, इसमें ऐड करोगे तो ये निकल के आता है आपका 6000 ml, उससे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बताओ सारे टर्म्स क्लियर हो गए ना यहाँ पे, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 33 इज द मोस्ट रिलायबल वे टू असेस द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए पेशेंट इज। तो ये क्वेश्चन आपके टारगेट हाई में तो इसने गलत आंसर दे रखे हैं, 5th एडिशन में, 3rd एडिशन में भी, ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा लिसन एंड फील द एयर मूवमेंट। आपको लिसन करना है एंड फील करना है एयर मूवमेंट को, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। टारगेट में मान रखा है ये वाला, ऑब्जर्व एंड चेस्ट राइजिंग फॉल द चेस्ट, राइजिंग एंड फॉलिंग द चेस्ट, ये आपका उसमें मान रखा है टारगेट में, जो कि एक गलत आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट इज द अवॉइडेड बाय नर्स फॉर टेक द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। कि एक नर्स है जो टेम्परेचर लेना चाहती है, ओरल टेम्परेचर, उसको कौन सी एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। रिमूव ऑक्सीजन मास्क करना चाहिए उसे, क्लीन थर्मोमीटर, ये तो करेगी, ये तो सही बात है, क्लीन तो करना चाहिए थर्मोमीटर को। डिसइंफेक्टेड थर्मोमीटर, हाँ डिसइंफेक्टेड भी करना चाहिए। टेम्परेचर असिस्ट बाय रेक्टम, रेक्टम भी ले सकती है, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सी एक्टिविटी अवॉइड करेगी, रेक्टल तो ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मास्क को रिमूव नहीं करेगी, क्योंकि यार तुम पेशेंट का टेम्परेचर लेने जा रहे हो और बेचारा पेशेंट ओनली उसकी लाइफ डिपेंड है ऑक्सीजन पे पेशेंट जिंदा है, आप टेम्परेचर लेने के लिए उसका ऑक्सीजन मास्क डालोगे तो मर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको अवॉइड करना है ये वाली कंडीशन को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 35 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट वेन नर्स शुड अवॉइड कोल्ड स्पॉन्जिंग ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया। तो हमेशा ध्यान रखना, सब चीज़ छोड़ो, चेस्ट पे कभी भी कोल्ड स्पॉन्जिंग नहीं करते हैं, वरना पेशेंट को क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, पेशेंट को न्यूमोनिया हो जाएगा, इससे प्रिवेंट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज फिफ्थ वाइटल साइंस। फिफ्थ वाइटल साइंस होता है आपका पेन एंड इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन को भी माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 इज फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर द पल्स रेट इंक्रीज। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स कितनी बढ़ती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो देखो ये याद रखना TPR, तो जब भी आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी 10 तो पल्स रेट बढ़ती है एंड 4 रेस्पिरेशन बढ़ता है। तो ये आप याद रखना, हमेशा ये पूछा जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टैकिपनिया टैकिकार्डिया देखने को मिलेगा। ओके, तो राइट आंसर इज यहाँ पे पल्स का पूछा है ना, 10 बीट पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 38 अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया अनकॉन्शियस पेशेंट। तो ध्यान रखना, कॉन्शियस पेशेंट का बता दूं मैं, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर अर्ली इंडिकेटर होता है आपका रेस्टलेसनेस, अनकॉन्शियस पेशेंट में होता है साइनोसिस एंड लेट इंडिकेटर होता है इरिटेबिलिटी इन कॉन्शियस पेशेंट के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है, ESIC WCL में पूछा हुआ है। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट में साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज साइनोसिस। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, उससे हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, उससे हम कहते हैं जॉन्डिस या हाइपरबिलिरूबिया। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया उसे हम कहते हैं ब्लड के अंदर, या एनोक्सीमिया उससे हम कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 40 ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कोल्ड, उससे हम कहते हैं, देखिएगा एक ऐसे याद रखना, पैलर मोटिस के अंदर, तो पैलर मोटिस के अंदर तो क्या होता है, पेल स्किन होती है, ठीक है। अल्गर मोटिस के अंदर क्या होता है, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, डेड बॉडी की बात हो रही है। राइगर मोटिस के अंदर रिजिडिटी देखने को मिलती है बॉडी के अंदर, रिजिडिटी एंड सबसे पहले देखने को मिलती है जो के अंदर। एंड लीवर मोटिस के अंदर जो ब्लड होता है वो नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है, इससे ब्लूइश बॉडी हो जाती है। सो ये ध्यान रखें। तो पूछा क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, तो आता है आपका अल्गर मोटिस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अभी जाना मत, यहीं पर रुकना, सभी लोग क्लास को लीव नहीं करना है। सो देखिएगा, यहाँ से ध्यान से रखना, यहाँ पे जो ये हमारा सपोर्टिव नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके PDF आपको यहाँ से अवेलेबल होगी, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगा टेस्ट। एंड ये जो आपकी जो ये फेसबुक लिंक, आप यहाँ पे भी जाके इसको लाइक कीजिएगा। एंड ये हमारे चैनल का लिंक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये आपके वाइटल साइंस से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब कंप्लीट हैं। सो आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।